दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस बायोलॉजी का एक और टॉपिक का नाम है हमारे सामान्य मानव रोग। वैसे तो मानव को बहुत सारे रोग होते हैं, लेकिन हम सारे रोगों को तो पढ़ नहीं सकते। इसलिए हम क्या करेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट जो परीक्षाओं में आने लायक रोग होते हैं, उनके बारे में इस लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। ये लेक्चर हमारे 2 पार्ट में होगा, अर्थात सामान्य मानव रोग क्या है, हम 2 पार्ट में बनाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इस संबंध में जानकारी मिलती रहे। बात करेंगे सामान्य मानव रोग, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन ह्यूमन डिजीज। बात करें रोगों की, तो रोगों को मुख्यतः 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। एक तो हमारे संक्रामक रोग होते हैं, तो वो रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। दूसरे होते हैं हमारे असंक्रामक रोग, मतलब जिसके पास ये रोग होते हैं केवल उसी को प्रभावित करते हैं, दूसरे व्यक्ति को ये प्रभावित नहीं करते हैं। जैसे किसी का डायबिटीज हो जाए, किसी को कैंसर हो जाए, तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जो केवल उसी व्यक्ति को प्रभावित करती है जिसका ये होती है। तीसरे होते हैं हमारे आनुवंशिक विकृतियां। इसमें वो रोग शामिल किए जाते हैं जो पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाते हैं, अर्थात माता पिता से अपनी संतति के अंदर ट्रांसफर होने वाले ऐसे रोग जो उनसे आते हैं, तो वो सारे कौन से कहलाएंगे? हमारे आनुवंशिक विकृतियां कहलाएंगे। तो हम इनके बारे में धीरे धीरे पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं संक्रामक रोग के बारे में, कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। सबसे पहले अर्थ की बात करते हैं, तो वो रोग जिनके कारण क्या है? रोग कारक है। वे रोग जिनके कारण क्या है? रोग कारक है। जैसे हमारे वायरस, जीवित जीव, बैक्टीरिया, ये सब क्या होते हैं? ये हमारे रोग फैलाते हैं और स्वस्थ व्यक्ति में तेजी से फैलते हैं। संक्रामक या संचरित रोग कहलाते हैं। तो जो हमारे स्वस्थ व्यक्ति है उसके अंदर जाएंगे और तेजी से फैल जाएंगे, और इसलिए इनको क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। सबसे पहले एक भौतिक शास्त्री थे जर्मनी के, जिनका नाम था हमारे रॉबर्ट कोच। तो रॉबर्ट कोच ने एक सिद्धांत दिया था, मतलब निश्चित रोग के, विशिष्ट रोगजनक के स्थापित होने के लिए 4 अवस्थाएं बताई थी, जो पहले क्या परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता था। हो सकता है अब भी पूछ लिया जाए, इसलिए आपके लिए बुलाए हैं। पहला जो संदेहित रोग है, ये जिसको संक्रमित रोग भी कह सकते हैं। तो संदेहित रोग कारक जो रोग से ग्रसित जंतु में होता है अपरिवर्तित होना चाहिए और जो स्वस्थ जीव में नहीं होना चाहिए। तो सीधी बात है कि जिस जीव की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से रोग हो रहा है, वह क्या है? जो उस रोग से ग्रसित जो भी जीव है उसके अंदर वो होना चाहिए। साथ ही साथ वह जीव क्या है? ऐसे व्यक्ति में नहीं होना चाहिए जो रोग से ग्रसित नहीं है। तो ये हमारे उसका सिद्धांत देख रहे हैं, रॉबर्ट कोच का सिद्धांत देख रहे हैं। रोग कारक को ऐसे ग्रसित जंतु से पृथक किया जाना चाहिए जो शुद्ध माध्यम में विकसित हुआ हो। ठीक है, जब यह माध्यम स्वस्थ पोषक में भेदित होता है तथा रोग को विकसित करके विशिष्ट लक्षण प्रदर्शित करता है। तो वही बात है कि जब यह माध्यम क्या स्वस्थ पोषक में भेदित होता है, कि स्वस्थ व्यक्ति है इसके अंदर जाएगा तो उसको बीमार कर देगा और रोग को विकसित करके विशिष्ट लक्षण प्रदर्शित करेगा। बात करें आगे, परिरक्षित पोषक में से रोग कारक को स्वस्थ होने योग्य होना चाहिए। मतलब कि जो हमारा पोषक है, परिरक्षित पोषक है, उसमें से रोग कारक को स्वस्थ होने योग्य होना चाहिए और वह मूल जीव के समान ही होना चाहिए। तो रॉबर्ट कोच के अभिग्रहित प्राणी रोगों के लिए प्रस्तावित किए गए थे। ठीक है, जो क्या है मानव रोगों के संदर्भ में भी लागू होते हैं, यद्यपि इनकी स्थिति वायरस पर लागू नहीं होती। क्यों? क्योंकि कृत्रिम माध्यम में विकसित नहीं की जा सकते। हमने ये रॉबर्ट कोच की अवधारणा देखी थी रोग की। तो रोग की वही सीधी सीधी जो अवधारणा है, जिस जीव से ग्रसित होता है वह हम उसको अलग भी कर सकें, वह यदि दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में डाल दें तो वह संक्रमित भी होना चाहिए, हम उसको संरक्षित भी कर सके। तो ये सारी सिद्धांत क्या हमारे रॉबर्ट कोच के थे। अब बात करेंगे हम संचरित या हमारे संक्रमित होने वाले रोगों के वर्गीकरण की। तो रोग कारकों के वाहकों की प्रकृति के आधार पर संचरित रोगों को 7 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है हमारा वायरल रोग, अर्थात वायरस से होने वाले रोग। तो ये वायरस के कारण होता है, जैसे हमारे चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, सामान्य सर्दी, मीजल्स, मम्स, पोलियो, रेबीज, येलो फीवर, साइनस इन्फेक्शन, ये सारे रोग हमारे क्या वायरस की वजह से होते हैं। और वायरस के नाम उनके फैलने वाले रोग के आधार पे होते हैं, कि जो उनके फैलने वाले आधार होते हैं उन्हीं के नाम पे उनका रोग का नाम भी दे देते हैं, साथ ही साथ वायरस का नाम भी वैसे ही देते हैं। फिर रिकेटिशियल रोग आता है, मतलब इसका कारण क्या? रिकेटिशिया होता है। ये वैकल्पिक अंतर कोशिकीय परजीवी होते हैं, इनमें रॉक माउंटेन, स्पॉटेड फीवर, टाइफ्स फीवर, ट्रेंच फीवर, क्यू फीवर, इस तरह की बीमारियां होती है। किसमें? रिकेटिशियल
रोग में। फिर होते हैं हमारे बैक्टीरियल रोग। इसका मुख्य कारण क्या, बैक्टीरिया जीवाणु होता है, जिसमें हमारे डिप्थीरिया, स्कारलेट फीवर, टिटनेस, टाइफाइड फीवर, ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रेक्स, कोलेरा, भोज्य विषाक्तता, मेनिंजाइटिस, इस तरह की जो हमारी बीमारियां होती है, ये सब हमारे किसकी वजह से थे, बैक्टीरिया जीवाणु की वजह से होती है। फिर हमारे स्पाइरोकीटल रोग। कौन सा, स्पाइरोकीटल रोग की बात करें तो स्पाइरोकीट्स के द्वारा होते हैं। ये लंबे सर्पिलाकार क्रोकस्कू आकार के बैक्टीरिया होते हैं। इनके कारण क्या होता है, सिफिलिस रोग हो जाता है। जब एसटीडी होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे स्पाइरोकीटल रोग होते हैं। प्रोटोजोन्स रोग। कौन से, प्रोटोजोन्स रोग, ये प्रोटिस्ट के कारण होते हैं, प्रोटिस्ट वर्ग के जीवों के कारण होते हैं। इसके अंतर्गत अमीबोइक डिसेंट्री, मलेरिया, काला अजार, ओरिएंटल सोर, स्लीपिंग सिकनेस, इस तरह की बीमारियां हो जाती है। फिर होते हैं हमारे कवक रोग या फंगी वाले, फंजाई वाले। ये कवक के द्वारा होते हैं। ये नॉन ग्रीन हेटेरोट्रोफिक जीव होते हैं, अर्थात सीधी बात है, नॉन ग्रीन का मतलब ये हरे नहीं होते, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। और हेटेरोट्रोफिक मतलब कई प्रकार के जीवों से अपना भोजन लेते हैं। इसमें रिंग वर्म, एथलेट फुट, ये सब आते हैं हमारे। फिर आते हैं हमारे हेलमिंथीज रोग। कौन सा आते हैं, हेलमिंथीज रोग। तो ये हेलमिंथीज के कारण होते हैं, जैसे हमारे फ्लैट वर्म, राउंड वर्म, और इनके अंदर का क्या है, लीवर रोट, सिस्टोसिमोसिस, टिनियसिस, सिस्टिसर्कोसिस, इस तरह के रोग आते हैं जो फ्लैट वर्म के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। एस्क्लेरेसिस, एंट्रोबियसिस, फाइलेरिसिस, एंटी एलिफेंटियसिस, जो ये एलिफेंटियसिस का मतलब तो आप जानते हो, हाथी पांव रोग होता है। फाइलेरिसिस में वो वाली बात करें। ट्राइकिनोसिस, गिनी वर्म, इनके द्वारा उत्पन्न रोग, और हुक वर्म, जिसका कारण क्या, राउंड वर्म होता है। ये सारे रोग हम इसके अंदर शामिल करते हैं। अब इनके अंदर एक एक करके इन रोगों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे विषाणु द्वारा होने वाले रोगों के बारे में। हम केवल कुछ महत्वपूर्ण रोगों के बारे में ही देखेंगे, सभी के बारे में नहीं देखेंगे। सबसे पहले आता है कफ ज्वर, जिसे इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। सामान्यतः इसे सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, इसे फ्लू कहते हैं। फ्लू का मतलब जैसे किसी के जुकाम हो गई, तो देखते देखते कि पहले परिवार में किसी एक व्यक्ति का जुकाम होती है, देखते देखते पूरे परिवार के ही जुकाम हो जाती है। तो विषाणुओं के द्वारा होती है। सामान्यतः इसे क्या कहते हैं, फ्लू कहते हैं। ये अत्यधिक संक्रामक रोग है और इसका अभी तक इलाज नहीं खोजा जा सका। एक बार हो जाती है तो एक दो दिन में अपने आप ही ठीक हो जाती है, लेकिन होती जरूर है। यह कई प्रकार के वायरसों के द्वारा होता है, जैसे मिक्सो वायरस भी इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट होता है। यह नाक, गला, ऊपरी श्वसन मार्ग की जो म्यूकस मेम्ब्रेन, इन सब को प्रभावित करता है, जिससे क्या होता है, नाक से द्रव का स्त्रावण कैसे होता है, छींक, खांसी, शरीर में दर्द, ज्वर, कफ, कमजोरी, ये सब इसके लक्षण होते हैं। इन्फ्लुएंजा सामान्यतः 4 से 5 दिन तक रहता है। आराम करने से बीमारी से जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। इन्फ्लुएंजा के लिए कोई भी वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाई है। कफ ज्वर विभिन्न विषाक्तताओं के साथ महामारी, देशांतर महामारी के रूप में पाए जाने का प्रयत्न करता है। मतलब ये ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया के अंदर नहीं पाया जाता है, पूरी दुनिया में अब फैल चुका है, इसका कोई इलाज नहीं है। यदि आराम करोगे तो ठीक हो जाओ, लेकिन ये तेजी से फैलता है। फिर आती है हमारी छोटी माता। कौन सी, छोटी माता, जिसे चिकन पॉक्स कहते हैं। ये बच्चों का सामान्य लेकिन कम घातक, क्या, सामान्य कम घातक किंतु अत्यधिक संक्रामक रोग है। अर्थात यदि किसी बच्चे के हो जाता है तो हो सकता है कि उस कॉलोनी के या उस समुदाय के बहुत सारे बच्चों के हो जाएगा, जो कि सामान्यतः 10 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उन्हीं में होता है। यह चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के द्वारा फैलता है। इसमें क्या होता है, ज्वर, बुखार आता है, फफोले होते हैं, सामान्य परेशानी के लक्षण होते हैं। इस तरह के लक्षण होते हैं, जैसे फफोले हो जाएंगे, सामान्य परेशानी आएगी, बुखार हो जाता है। इस रोग में क्या, जो धड़ की त्वचा पर, अर्थात जो शरीर, धड़ की कोई स्पेशल शब्द नहीं है, ये धड़ और की अलग अलग शब्द ही जुड़ गए हैं। धड़ मतलब शरीर की त्वचा पर ओस की बूंदों के समान फफोले पड़ जाते हैं। जैसे कि हम बारिश के अंदर नहाते हैं, ओस की बूंदें होती है, उस प्रकार के फफोले होते हैं और उनमें पानी भर जाता है, और उनके फटने से एक द्रव का स्त्रावण होता है। और वही यदि वह द्रव किसी स्वस्थ बच्चे के टच कर जाता है तो उसे भी यह छोटी माता या चिकन पॉक्स बीमारी हो सकती है। यह रोग क्या, त्वचा के सीधे संपर्क संक्रमित कपड़ों और वस्तुओं से फैलता है। बच्चों में खासकर ये बीमारी स्कूल आने वाले बच्चे होते हैं उनसे होती है। जैसे मान लो किसी बच्चे स्कूल जाते हैं और उनमें से किसी बच्चे के परिवार में किसी बच्चे की चिकन पॉक्स बीमारी हो रखी है, तो उस बच्चे से पूरी स्कूल में ये बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या, 2 से 5 हफ्ते का होता है। इंक्यूबेशन का मतलब
कि जब एक बार कोई बीमारी होती है तो उसके प्रभाव दिखाने में कितना समय लगता है। क्या सीधी बात है, जैसे मान लो कोई बच्चा इससे इन्फेक्टेड हो जाता है, इन्फेक्टेड होने के बाद इसके लक्षण भी तो दिखने चाहिए, तो वो लक्षण देखने में कितना समय लगता है, इस बात को हम इंक्यूबेशन कहते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो छोटी मात्रा चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 5 हफ्तों का होता है। घावों के भर जाने पर उस स्थान पर काले काले निशान रह जाएंगे और घाव पर से पपड़ी के झड़ जाने तक रोगी को अलग ही रखना चाहिए, रोगी को सब लोगों से अलग रखना चाहिए। एक बार चिकन पॉक्स होने के बाद व्यक्ति इस रोग के प्रति हमेशा के लिए प्रतिरोधी हो जाता है और यह रोग क्या कम ही घातक है, परंतु वयस्कों को में इसका संक्रमण हो जाए तो बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है। बच्चों में तो क्या एक ही बार होता है, एक बार होने के बाद वयस्क के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेता है और दोबारा नहीं होता, और बड़े की हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा घातक रहेगा। अब छोटी माता देख ली तो बड़ी माता को भी देखेंगे, तो बड़ी माता मतलब हमारी स्मॉल पॉक्स या चेचक। यह एक घातक अत्यधिक संक्रामक रोग है जो वेरियोला जोस्टर व वेरियोला वायरस की वजह से होता है। इसकी शुरुआत में अचानक तेज ज्वर होता है, तेज बुखार आता है, इसके साथ सिर दर्द, पीठ दर्द, पूरे बदन में तीव्र दर्द होता है। तीसरे चौथे दिन जाते जाते त्वचा पर लाल निशान पड़ जाएंगे जो बाद में दानों में बदल जाएंगे, जिनमें से एक साफ द्रव भरा होता है। ऐसा लगता है जैसे पानी की बूंदों वाला द्रव इसके अंदर भरा होता है। ये 3 सप्ताह में ठीक हो जाते हैं, किंतु त्वचा पर स्थायी गड्ढे जैसे निशान छोड़ जाते हैं और इनका इंक्यूबेशन पीरियड लगभग 12 दिन का होता है। 12 दिन में इनके लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। यह अत्यधिक घातक रोग है जिसे अब वैक्सीनेशन के द्वारा नियंत्रित कर लिया गया है, अर्थात इसकी वैक्सीन आ चुकी है। और इसकी वैक्सीन किसने बनाई थी? 1798 में एडवर्ड जेनर ने इसकी वैक्सीन बनाई थी। कब? 1798 में एडवर्ड जेनर ने इसकी वैक्सीन बना ली थी। अब आते हैं हमारा अगला रोग आता है मीजल्स। मीजल्स का मतलब होता है खसरा। ये 3 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला घातक रोग है। क्या 3 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला घातक रोग है, ये रूबेला वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? रूबेला वायरस के कारण होता है। इसमें क्या होता है? बुखार आता है, नाक की जो म्यूकस झिल्ली है उसमें सूजन आ जाती है, इसलिए नाक बार बार बहती है, आंखों में लालिमा, आंखें लाल रहती है, हमेशा उतरा हुआ सा चेहरा रहता है, ऐसे लगता है जैसे कि शरीर में एनर्जी ही नहीं है, भूख की कमी रहती है, भूख नहीं लगती आदि इसके खास खास लक्षण होते हैं। किसके? खसरा के। इसमें बुखार आ जाता है, नाक की म्यूकस झिल्ली में सूजन आ जाती है जिससे नाक हमेशा बहती रहती है, आंखें लाल रहती है, उतरा हुआ सा चेहरा, भूख की कमी, ये इसके लक्षण रहेंगे। अंत में के त्वचा पर लाल दाने पड़ जाएंगे। यह रोग क्या खांसी और छींक से फैलता है। यदि कोई बच्चा इससे संक्रमित है और उसके सामने कोई स्वस्थ बच्चा आ जाता है तो खांसने या छींकने से दूसरे बच्चे में भी यह संक्रमण फैल सकता है। इनका इंक्यूबेशन पीरियड 10 दिन का होता है, अर्थात एक बार होने के बाद 10 दिन में लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे। एक बार खसरा होने के बाद जीवन भर के लिए उसमें प्रतिरोधकता उत्पन्न हो जाती है और इसकी हमारे पास वैक्सीन भी है जो सक्रिय प्रतिरोधकता उत्पन्न करती है। खसरा के जो रोगी होते हैं इनको निमोनिया का द्वितीय संक्रमण भी हो सकता है, अर्थात जिसके खसरा हो तो उसके निमोनिया भी हो सकता है। तो यदि ये दोनों चीज़ें एक साथ हो जाती है बच्चे में तो घातक हो जाती है, इसीलिए बच्चों को इनका टीका लगवाया जाना जरूरी है। अब बात करेंगे हम रेबीज की। रेबीज को हम अंग्रेजी में कहते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो का मतलब जल, फोबिया मतलब डर, ऐसी बीमारी जिससे पानी से डर लगे। बात करें रेबीज तो रेबीज क्या है? 100% घातक रोग है जो कि क्या है? रेबीज वायरस के कारण होता है। अब ये क्या है? जो संक्रमित या रेबिड जंतु की लार के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश करता है, अर्थात ऐसा कोई जंतु जिनके क्या है रेबिड वायरस जिनके लार में पाया जाता है, यदि वह जानवर क्या करता है मनुष्य को काट ले तो उसको ये हो सकता है, जो कि हमारे कहाँ कुत्ता, किंतु बिल्ली के काटने से भी हो सकता है। नॉर्मली तो सभी कुत्ते को जानते हैं लेकिन हमारे रेबीज क्या बिल्ली के काटने से भी हो सकता है। अब वायरस के कारण क्या? वायरस के कारण शिकार में काटने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, अर्थात यदि किसी भी जंतु मतलब जो कुत्ता बिल्ली इसमें यदि रेबीज वायरस है तो वह सबको काटता फिरता है, कहते हैं ना हड़कियों कुकरों को, तो वो उस टाइप का हो जाता है। उसे जल से भय लगता है, अर्थात जल से डर लगता है, अतः इसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी भी कहते हैं। अब बात करें इनके इंक्यूबेशन पीरियड की तो इन 1 से 3 महीने तक होता है, अर्थात इसके लक्षण दिखने में 1 महीने से 3 महीने तक समय लगता है, किंतु 10 दिन से 1 साल के बीच में भी ये हो सकता है। लंबे इंक्यूबेशन पर कभी कभी शिकार में प्रतिरोधकता उत्पन्न हो जाती है जो उसे रोग से बचा लेती है। यदि इंक्यूबेशन पीरियड ज़्यादा लंबा हो तो रोगी क्या होता है? इसके प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न कर लेता है। किसी को
काटने के बाद कुत्ते पर 10 दिन तक नज़र रखनी चाहिए, अर्थात हमें आदमी का ध्यान ना रखे है, पहले कुत्ते पर नज़र रखनी चाहिए। यदि और यह संतुष्टि कर लेना चाहिए कुत्ते में रेबीज के जीवाणु है या नहीं। यदि है तो इंजेक्शन लगवाओ, नहीं है तो मत लगाओ इसके कहने के अनुसार, लेकिन आप तो ज़रूर लगवाइएगा। यदि कुत्ता काट लेता है तो रेबीज के इंजेक्शन, क्योंकि हो सकता है उसके है या नहीं, और अपने हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब क्या होगा इसके अंदर? इसके अंदर होगा हमारे पागलपन आ जाएगा, आवाज़ बदल जाएगी। मेरी भी आवाज़ थोड़ी थोड़ी बदल रही है, लेकिन मेरे रेबीज नहीं है। अत्यधिक लार का स्त्रावन, कुत्ते में रेबीज के लक्षण, ये सब सारे तरीके हैं जिनसे पता लगता है। ऐसे रेबीड कुत्ते को तुरंत मार देना चाहिए यदि किसी की काटने से किसी के रेबीज रोग हो जाता है, पता लग जाए कि इस कुत्ते का काटने की वजह से हो रहा है, तो उसको तो मरना ही पड़ेगा। रेबीज का इलाज लुई पास्चर ने खोजा था। कुत्ते के काटने के बाद 14 इंजेक्शन लगाए जाते हैं, लेकिन अब इंजेक्शन की संख्या कम हो गई है, केवल 3 या 4 ही लगते हैं, और इससे ये रोग ठीक हो जाता है। अब बात करें गलसुआ, ये जिसका कहते हैं संक्रामक पेरोटाइटिस, जिसको मम्प्स भी कहते हैं, इन्फेक्शन होता है पेरोटाइटिस के अंदर। यह क्या एक तीव्र संक्रामक रोग है। क्या तीव्र संक्रामक रोग है? गलसुआ। गलसुआ तो आप कान के नीचे पैरोटिड ग्रंथियाँ होती है, आपको पता होगा। तो पैरोटिड ग्रंथि में क्या सूजन आ जाती है, ठीक है, जिसे गलसुआ कहते हैं। यह तीव्र संक्रामक रोग है जो सामान्यतः कहाँ होता है? बच्चों में। ये पैरामिक्सो वायरस के द्वारा होता है। किसकी वजह से होता है? पैरामिक्सो वायरस के द्वारा होता है, जो सामान्यतः लार ग्रंथियों पर आक्रमण करता है। किस पे? लार ग्रंथियों पर आक्रमण करता है, किंतु ये शरीर के अन्य ग्रंथियों पर भी आक्रमण कर सकता है, चाहे तो इसका मन हो तो कर सकता है, लेकिन नॉर्मली ये लार ग्रंथियाँ जो हमारे पैरोटिड ग्रंथियाँ होती है कान के नीचे वाली, उन पर संक्रमण करता है। एक या दोनों पैरोटिड ग्रंथियों में दर्द युक्त सूजन इसके लक्षण होते हैं, जो कान के पीछे पाई जाती है। इससे क्या होता है? मरीज को तीव्र बुखार होता है, मुंह खोलने में असुविधा होती है। यह वायरस सीधे संपर्क या खांसी के द्वारा फैलता है, यदि किसी के है तो दूसरे के भी हो सकता है। अब बात करें इनका इंक्यूबेशन की, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड 12 से 26 दिन तक का होता है। वयस्क के बड़ों में वृषण या अंडाशय में भी इससे संक्रमण हो सकता है। वृषण के संक्रमण से नपुंसकता भी हो सकती है। यदि वृषण में संक्रमण हो तो व्यक्ति काम का नहीं रहेगा। एक बार गलसुआ होने के बाद जीवन भर में इसकी प्रतिरोधकता उत्पन्न हो जाती है। तो हम तो बच गए, हमारे तो हो गया एक बार, तो हम तो इससे प्रतिरोधकता हो गई होगी अब तक। फिर आती है पोलियो या पोलियोमाइलाइटिस, जिसको इन्फेंटल पैरालाइटिस भी कहते हैं। आप तो इस पता ही, किसी को पोलियो हो गया, पोलियो में आप कई बीमार बच्चे देखते होंगे जो पोलियो से संक्रमित है। ये पोलियो वायरस द्वारा उत्पन्न रोग होता है। ये क्या? गर्म सूखे प्रदेशों में ज़्यादा होता है, जैसे हमारा देश है, सहारा के देश है, अर्थात जो भूमध्य रेखा के आसपास के देश है, जहाँ क्या गर्म और सूखे प्रदेश होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो जो हमारे 30 डिग्री के आसपास में रहते हैं, जैसे हमारे गोभी का मरुस्थल है, तकला मकान है, अरब के मरुस्थल, तो उन या फिर सहारा के मरुस्थल, अटाका, तो इन मरुस्थलों की बात कर रहे हैं। तो गर्म और सूखे प्रदेश होते हैं, वहाँ पोलियो का वायरस ज़्यादा पनपता है। अपने नाम के विपरीत यह रोग न तो आवश्यक रूप से शिशु में होता है, न ही इस रोग में लकवा होना जरूरी है। तो आप ये सोचते हैं दिमाग में कि केवल बच्चों में ही होता है, ये भी आपकी गलतफहमी है। और दूसरी बात कि इसमें लकवा हो जाएगा बच्चे के या आदमी के, तो ये भी आपकी गलतफहमी है। यह पोलियो वायरस के कारण होता है। पोलियो वायरस क्या है? पोलियो वायरस के कारण गले में जकड़न, तंत्रिका तंत्र का इन्फ्लेमेशन पोलियो है। तंत्रिका तंत्र में यदि सूजन आ जाती है तो यही हमारा क्या? पोलियो होता है। और गले में जकड़न जैसी महसूस होने लग जाती है, यही पोलियो है। यह स्पाइनल कॉर्ड की चालक तंत्रिका कोशिकाओं को भी नष्ट कर देता है, जिससे हमारे शरीर के जो हमारा नियंत्रण है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तंत्रिका आवेग के अभाव के कारण क्या? पेशियां निष्क्रिय होकर सिकुड़ जाती है, जिसके कारण कुछ मामलों में तो पैरों का लकवा हो सकता है। यह वायरस का संक्रमित भोजन के साथ आहार नाल में पहुंच जाता है। यदि आप गंदा खाना खाते हो और गंदे खाने के अंदर यदि ये पोलियो वायरस है और ये पोलियो वायरस आपके शरीर के अंदर चला गया, तो आपके आहार नाल में पहुंच के क्या करता है? आंत्र की जो कोशिकाएं होता है उसमें गुणन कर देता है, ठीक है, उनको बढ़ा देगा। यहाँ से ये रुधिर प्रवाह और लसिका तंत्र से होता हुआ अंत में मेरुरज्जु में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते 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 रुधिर में चला जाएगा, रुधिर से लसिका तंत्र पहुंच जाएगा और अंत में मेरुरज्जु में पहुंच जाएगा और वहां जाके अपने आप को बढ़ा देगा, अर्थात उनकी संख्या बढ़ा लेगा। बात करें इनका इंक्यूबेशन की, तो 7 से 14 दिन तक इनका इंक्यूबेशन होता है। एक बार पोलियो से ग्रसित होने के बाद इसके लिए जीवन भर की प्रतिरोधकता मिल जाती है। अब तो इसकी ओरल वैक्सीन है, 2 बूंद जिंदगी की। ओरल मतलब मुंह में केवल 2 बूंद डाली और जिंदगी भर के लिए पोलियो से मुक्ति।
अब बात करते हैं पोलियो वायरस के मस्तिष्क के श्वसन केंद्रों को भी नष्ट कर देता है। जो आप ही सोचते हैं मस्तिष्क में श्वसन केंद्र ये कौन से हो गए, जिससे हमें क्या सूंघने की क्षमता विकसित होती है। कई बार क्या है हम चीज़ों को सूंघ पाते हैं कि किस में कैसी गंध है। तो ये हमारी कैसे पता चलता है, जो हमारे मस्तिष्क के अंदर श्वसन केंद्र होते हैं इनसे हम गंध का महसूस करते हैं कि ये कैसी गंध है, बदबू है, क्या कहते हैं अच्छी खुशबू है, गुलाब की खुशबू। तो खुशबू के बारे में पता इनसे ही चलता है। तो इनको नष्ट कर देगा यदि किसी के पोलियो हो जाता है तो। ये डायफ्राम के लिए क्या है, तंत्रिका आवेगों को अवरुद्ध कर देता है। कई बार हम सांस लेते हैं तो सांस लेने में डायफ्राम का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम ऊपर की ओर सिकुड़ता है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो नीचे की तरफ चला जाता है। तो ये सब होना ये रोक देता है, जिससे हमारी सांस लेना भी रुक सकती है। इस स्थिति में क्या आयरन लंग्स द्वारा कृत्रिम सांस दी जाती है। आयरन लंग्स आपने बाहर भी देखे होंगे, एक मोटा सा गुब्बारा जैसा होता है जिसको बार बार दबाते रहते हैं। तो उसके माध्यम से क्या कृत्रिम रूप से सांस दी जाती है। मुखी टीके की बात करें तो 1940 में जॉन साल्क और अल्बर्ट साबिन, कौन, जॉन साल्क और अल्बर्ट साबिन के द्वारा ये हमारे जो मुख्य टीके ये ओरल वैक्सीन है इसको विकसित किया था। भारत की बात करें तो भारत में पब्लिक पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1996 में पोलियो के उन्मूलन के लिए संगठित किया गया था कि हमें कैसे भी करके पोलियो को ख़त्म करना ही है। इसके लिए हमने कौन सा पल्स पोलियो जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया था, और बहुत लंबे समय तक इसके ब्रांड एम्बेसडर हमारे अमिताभ बच्चन जी भी रहे थे। अब आती है हमारी अगली बीमारी ट्रैकोमा। क्या, ट्रैकोमा की बात करें तो ट्रैकोमा पूरी दुनिया में नेत्रों का स्थायी दीर्घ स्थायी शोथित रोग है। शोथित का मतलब होता है जिसमें सूजन आ जाती है ना, उससे शोथित कहते हैं। सूज के ऐसे लगता है जैसे कि गोले, आँख के गोले बाहर आ गए। कई मूवीज़ के अंदर आपने देखा होगा, कई वीडियोस में देखा होगा, किसी के यदि ट्रैकोमा है तो उसका आँख के गोले बिल्कुल बाहर आए हुए लगते हैं। लेकिन ये मजाक में देखें तो चीन में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उनको तो इतनी अंदर होती है कि यदि बाहर आएगी तो उनकी नाकें नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन ये तो मजाक है। ट्रैकोमा की बात करें तो ट्रैकोमा पूरी दुनिया के अंदर नेत्रों का दीर्घ स्थायी शोथित रोग है। यह रोग क्या, एक रोगजनक के द्वारा होता है, जिसे पूर्व में एक विषाणु माना जाता था, और नई धारणा के अनुसार देखें तो इसे रिकेट्सी ये विषाणु के मध्य का एक मध्यवर्ती कारक माना जाता है। अगर पहले तो ये ऐसे मानते थे कि एक वायरस है जिसकी वजह से हमारे ट्रैकोमा होता है, लेकिन जैसे जैसे नए प्रयोग किए गए बाद में पता चला ये एक वायरस नहीं है, ये क्या है, एक रिकेट्सी और वायरस दोनों के बीच का एक कोई सा जीव है, जिसे क्लेमाइडिया ट्रैकोमिस कहा जाता है। क्या, क्लेमाइडिया ट्रैकोमिस कहा जाता है। यह बाद में नेत्र पलक, कंजक्टिवा और कॉर्निया इन सब को प्रभावित करता है और बाद में अंधा तो हो ही जाएगा इससे। तो हमारे नेत्र के पलके हैं, कंजक्टिवा और जो हमारे कॉर्निया है सबको प्रभावित करेगा। इसके परिणाम स्वरूप जो कण है, इसके परिणाम स्वरूप कणों या ग्रेन्यूल्स का निर्माण होता है, जिससे व्यक्ति अंधा होने लगता है। फिर बात करें शोथ। शोथ का मतलब सूजन, असुविधा और नेत्रों से कीचड़ का निकलना इस रोग के सामान्य लक्षण होते हैं। इस रोग का संक्रमण सीधे स्पर्श के द्वारा रोगी के तौलिए, तकिए या रुमाल का यदि आप उपयोग करते हो तथा मक्खियों के द्वारा ये फैलता है। तो आप भी यदि कभी ट्रेन में सफ़र कर रहे हो तो आपको तौलिया, तकिया ये सब दे तो आप इसका ध्यान से इस्तेमाल करें। वैसे तो रेलवे प्रशासन भी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखता है, लेकिन पता नहीं है कौन किससे संक्रमित हो। इस रोग का उद्भवन काल या इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 12 दिन का होता है। 5 से 12 दिन में इसके लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे। यदि ऐसा होता है तो उससे थोड़ी दूरी बना के रखें। बात करें ट्रैकोमा की, तो ट्रैकोमा को प्रारंभिक अवस्था में प्रतिजैविकों के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। यदि प्रतिजैविक दिए जाएं तो और शुरू में पता लग जाए तो इसको रोका जा सकता है। गंभीर संक्रमण होने पर ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। यदि संक्रमण गंभीर हो जाएगा तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा, जिसमें क्या ग्रेन्यूल्स को खुरच कर निकाल दिए जाते हैं। जो भी ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं उनको खुरच कर निकाल देंगे। और भारत में अंधे व्यक्तियों में से 5% तो ये ट्रैकोमा की वजह से ही अंधे हुए हैं। भारत में जितने भी अंधे लोग हैं तो उसमें 5% अंधे केवल और केवल इस बीमारी की वजह से हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी घातक बीमारी रही होगी। अब बात करेंगे हम किसकी, नवी बीमारी हमारे डेंगू बुखार। डेंगू बुखार को नॉर्मली रीढ़ की हड्डी का बुखार भी कहते हैं। क्या, बैकबोन फीवर भी कहते हैं। डेंगू बुखार क्या है, एक उष्णकटिबंधीय विषाणु रोग है। क्या है डेंगू बुखार, उष्णकटिबंधीय विषाणु रोग है। जो टाइगर मच्छर तो आपने देखेंगे, आप सोचेंगे टाइगर भी मच्छर होते हैं, लेकिन आप कभी जाएंगे कि खेतों के अंदर देखेंगे तो खेतों के अंदर ऐसे देखेंगे ये मच्छर नहीं है, मच्छरा है।
मतलब बड़े बड़े मच्छर देखने को मिलते होंगे। तो आप सोचते हैं इतने बड़े बड़े भी कोई मच्छर होते हैं क्या, कभी आपको महसूस होगा। और ये मच्छर कौन से थे, एडिस एजिप्टाई, इनके द्वारा फैलता कौन सा, डेंगू बुखार। ये हमारे छोटे घरों के अंदर जो बी 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 करते हैं वो छोटे मच्छर नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े मच्छर होते हैं और आपने कभी न कभी जीवन में इनको देखा होगा। डेंगू बुखार की बात करें जैसे डेना हिमोरेजिस बुखार भी कहते हैं, DHF। ठीक है, तो डेना हेमोरेजिक फीवर एक खतरनाक रोग होता है जिसकी पहचान क्या, टॉर्निक्वेट टेस्ट के द्वारा की जा सकती है। एक टॉर्निक्वेट टेस्ट है, इस टेस्ट के माध्यम से इसके बारे में पता लगाया जाता है कि डेंगू है कि नहीं। अब इसके लक्षणों की बात करें तो इसमें उच्च बुखार आता है। क्या, उच्च बुखार मतलब बहुत तेज बुखार आता है। गंभीर अग्र सिर दर्द होता है, आगे का जो सिर होता है वह उसमें बहुत तेज दर्द होता है। नेत्रों के पीछे दर्द होता है। पेशी और संधियों का दर्द होता है। आप सोचते हैं पेशी और संधियों का दर्द मतलब, इसका मतलब है कि हमारे जोड़ों में दर्द होने लगता है, हमें उठने बैठने चलने में ऐसा लगता है कि जैसे हमें किसी ने पकड़ लिया हो, हम चल ही नहीं पाएंगे। भूख नहीं लगती, क्या भूख नहीं लगती। सीने और अग्रपादों के ऊपर कन्फेड जो हमारे मीजल्स होते हैं इसके समान चकते पड़ जाते हैं, इसमें कन्फेड भी हो जाता है, चकते भी पड़ जाते हैं। जी मचलने लगता है, इसको प्यार नहीं कहते, इसको डेंगू बुखार कहते हैं। वमन होता है, उल्टियाँ आने लगती है और ये सारे लक्षण इसके अंदर धीरे धीरे शामिल होने लगते हैं। कई बार ये लक्षण क्या है, किसी को प्यार हो जाए तो उसके भी लक्षण यही होते हैं कि उसको पेशियों में दर्द होता है, दिल में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, तो ये सारे काम होते हैं। लेकिन ये चेक करा ले आप, ये डेंगू बुखार भी हो सकता है आपको। डेंगू की बात करें तो डेंगू के रोकथाम में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, पहले मच्छरों के प्रजनन को रोकना है। तो उसके लिए आप क्या है, जहाँ जहाँ मच्छर पनप सकते हैं उन स्थानों को हटाना है और वहाँ साफ सफाई रखनी है ताकि आपको ये रोग ना हो। अब हम बात करें पीला बुखार, बुखार भी पीले होते हैं तो हम उसका बात करेंगे येलो फीवर की। येलो फीवर की बात करें तो पीत ज्वर आर्बोवायरस के द्वारा होने वाला एक हिमोजेरिक रोग है। क्या, हेमोजेरिक रोग है, आर्बोवायरस की वजह से होता है, जो संक्रमित जो हमारे एडिस एजिप्टाई जो हमारे बड़े बड़े मच्छर अभी बताए थे इनके द्वारा संचरित होता है। अब इसमें क्या होता है, सिर दर्द होगा, बुखार, वमन, वृक्क मतलब किडनी, प्लीहा, यकृत की शिराओं का फटना, ये सारे लक्षण होते हैं किसके, पीत ज्वर के। गंभीर स्थिति की देखें तो रोगी की त्वचा पीलिया के कारण पीली हो जाती है। गंभीर स्थिति होती है ना तो इसमें क्या, पीलिया भी हो जाता है, और पीलिया की वजह से क्या है, बुखार के कारण पीलिया पीली भी हो जाती है, इसलिए इस रोग का नाम पीत ज्वर रखा है। ठीक है, तो मैक्स थिलर को पीत ज्वर के लिए टीके का विकास किया गया था। मैक्स थिलर ने क्या किया था, ये पीत ज्वर है इसके लिए क्या टीके का विकास किया था इसने 1951 में, और इसको इसलिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इसको मिलना भी चाहिए, इतना बढ़िया काम किया है तो क्यों नहीं मिलना चाहिए। अब हम एक सारणी देखेंगे, क्यों, क्योंकि हम सारे रोगों को इस तरह डिटेल से नहीं देख सकते। एक सारणी के जरिए हम थोड़े थोड़े रोगों को एक थोड़ा शॉर्टकट में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसकी, एक रोग है हमारे इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा हमारे मिक्सो वायरस के कारण होता है और कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, हमारे श्वसन मार्ग में, और जो म्यूकस झिल्ली होती है जिसमें सबसे ज़्यादा पाया जाएगा यदि कोई संक्रमित होता है। अब इसके लक्षण क्या होंगे, नाक में स्त्राव होगा, छींकें आएगी, खांसी आएगी। अब संक्रमण कैसे होता है, संक्रमण की विधि की बात करें तो संक्रमण की विधि तो हमने इसको कुछ पार्ट में बांटा है। तो इसमें संक्रमण की विधि मतलब नाक और गले की जो द्रव होते हैं, यदि एक स्वस्थ व्यक्ति के साथ टकराहट होती है, खांसी आती है तो उससे वो फैल जाएगा, और हमारा इंक्यूबेशन पीरियड 24 से 72 घंटे के अंदर दूसरे के भी हो जाएगा। अब हम बात करें अगले रोग की, वायरस जनित रोग देख रहे हैं हम, स्मॉल पॉक्स। ये वेरियोला वायरस के कारण होता है। तो होते कहाँ पे ये वायरस, त्वचीय फुंसियाँ होती है, त्वचा पे हमारे शरीर की त्वचा फुंसियाँ मवाद युक्त फोड़े होते हैं, इनमें बदल जाएंगे। फैलते कैसे, छोटी छोटी बूंदों और फोमाइट्स के संपर्क में। फोमाइट्स तो समझते होंगे, जैसे आप खांसते होंगे तो ऐसे लगता होगा जैसे मुंह से कोई एक क्या कहते हैं बफार निकल रही है, मीन्स स्प्रे निकल रहा है, तो फोमाइट उसे कहते हैं। कई बार का एक मूवी आपने देखी होगी मैं हूं ना, उसमें एक जो टीचर होता है वो जब भी बोलता है तो उसके मुंह से थूक निकलता है। तो कई बार तो क्या है छोटी छोटी बूंदों के रूप में निकलते हैं और कई बार फोमाइट्स हो जाता है इस तरह। 12 दिन का इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका स्मॉल पॉक्स का। चिकन पॉक्स ये वेरियोला जोस्टर की वजह से होता है, और ये कहाँ होता है, हमारे त्वचीय फोड़ा फुंसी जिसमें द्रव निकलता रहता है, ये इसके लक्षण रहेंगे। होगा कैसे, किसी रोगी से संपर्क करके या फोमाइट्स के द्वारा 2 से 5 सप्ताह के अंदर ये दिखने लग जाएगा। तो मीजल्स की बात करें, मीजल्स मतलब रूबेला वायरस, ये हमारे लाल जली आँखें हो जाती है, त्वचीय फुंसियाँ हो जाती है,
नाक और गले के द्रव की छोटी छोटी बूंदों के द्वारा फैल जाता है। 10 दिन के अंदर इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। तो रेबीज वायरस, जिसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, किसकी वजह से? रेबीज वायरस की वजह से। होता क्या है इसके अंदर? इसमें मस्तिष्क और तंत्रिका रज्जु और कोशिकाएं जो वहाँ पे ये पाई जाती है, ये वाला रेबीज वायरस वहीं जाके रुकेगा यदि आपको ढूंढना है तो। क्या होगा? काटने वाला व्यवहार, पानी से भय और निकलने में असमर्थ रहेगा। अर्थात पानी निकलने में भी उसे ऐसे लगेगा जैसे पत्थर निकल रहा है, उसे निकला ही नहीं जाएगा। कैसे होता है? रेबीज वाले कुत्ते के काटने से होता है। 1 से 3 महीने में रोग के लक्षण दिखने लग जाएंगे। फिर आता है मम्प्स, जो एक संक्रामक पैरोटाइटिस है। ठीक है, तो पैरामिक्स वायरस के कारण होती है। जो हमारे लार ग्रंथियाँ होती है, जो पैरोटिड ग्रंथियाँ होती है, उनमें सूजन आ जाती है। पैरोटिड ग्रंथियों के आकार में बढ़ जाना, दर्द होना, मुंह खोलने में भी कठिनाई होती है इसमें। गले की छोटी छोटी बूंदों के संपर्क में आने पे ये होता है। यदि कोई व्यक्ति खांस दे, संक्रमित व्यक्ति, और ये खांसा हुआ दूसरे मुंह पे चला जाए तो उसको भी हो सकता है। 12 से 26 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। फिर बात करें हमारा पोलियोमाइलिटिस, जिसको हम पोलियो कहते हैं, तो पोलियो वायरस के कारण होती है। तंत्रिका कोशिका सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। बात करें वहीं जाके मिलेगा ये। तंत्रिका तंत्र का शोथ, मतलब तंत्रिका तंत्र में सूजन आ जाती है, मांसपेशियों में सिकुड़न आती है, पैरों में पैरालाइसिस हो जाता है। होता कैसे है? गंदा खाना, संदूषित भोजन और जल के द्वारा गंदा पानी पीने से ये हो जाता है। 7 से 14 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। फिर आता है हमारा ट्रेकोमा। ट्रेकोमा मतलब क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस। इसके कारण होता है आँख की जो कॉर्निया है, पलके है, कंजक्टिवा, इन सब में यहाँ पे पाया जाएगा। पलकों के अंदर की सतह पर ग्रेन्यूल्स और आँखें जलीय हो जाती है, अर्थात आँखों में हमेशा पानी पानी रहता है। और हमारे ग्रेन्यूल्स मतलब दाने 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 हो जाएंगे पूरी आँख के अंदर। टाइम पे पता चल जाए तो ऑपरेशन से इसको ठीक कर सकते हैं, नहीं तो हमारे भारत के अंदर जितने भी लोग अंधे हो जाते हैं उसमें 5% लोग ये ट्रेकोमा की वजह से अंधे होते हैं। संपर्क और फोमाइट्स के द्वारा फैलता है। 5 से 12 दिन में इसके लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे। और सबसे दुनिया की सबसे जानकार बीमारी मतलब एड्स, ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसको इसके बारे में पता ना हो। बात करें किसकी वजह से होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की वजह से होता है। और होगा क्या इसके अंदर? संक्रमण, कैंसर, मस्तिष्क क्षति, WBC क्षति, ये सारे काम इसमें एक के बाद एक होते ही रहते हैं। होगा कैसे? संपर्क के द्वारा और फोमाइट्स के द्वारा भी हो सकता है। 28 महीने में इसके लक्षण दिखने लग जाएंगे। तुरंत इसके लक्षण नहीं दिखते, 2-2.5 साल लगते हैं। यदि आप कुकर्म करते हो, कुकर्म के बाद आपको 2-2.5 साल लगेंगे इसके बारे में पता लगने में। तब तक तो ये और भी लोगों में फैल जाएगा जब तक, तो ऐसे बच के रहना हमें। फिर आता है हेपेटाइटिस वायरस, मतलब जो हमारे महामारी होती है पीलिया, उसकी बात करें तो संक्रामक सीरम यकृत हेपेटाइटिस वायरस, तो वही बात करें हेपेटाइटिस वायरस की। तो ये हमारे यकृत को सबसे ज़्यादा संक्रमित करता है हेपेटाइटिस वायरस। किसको संक्रमित करता है? यकृत को। यकृत कोशिकाओं की क्षति होती है, इसकी वजह से हमारे शरीर में पीलिया हो जाता है। होता कैसे? गंदा खाना खाते हैं, गंदा पानी पीते हैं, और 20 से 35 दिन के अंदर ये इसके लक्षण दिखने लग जाएंगे यदि किसी को हो गया तो। अब हम डिटेल से देखते हैं 1-2 रोगों को और। बात करें हेपेटाइटिस की। हेपेटाइटिस की बात करते हैं, विषाणु के द्वारा होने वाला यकृत का शोथ है। शोथ का मतलब होता है सूजन। तो इसमें क्या होता है? विषाणु की वजह से यकृत में सूजन आ जाती है। इसके क्या अन्य कारण क्या है? कई औषधियों, रसायनों और अल्कोहल का उपयोग करना भी होता है, कि आप ऐसे रसायन ले लो, कोई ऐसी दवाई ले लो, या फिर दारू ज़्यादा पीते हो तो ये हो सकता है। हेपेटाइटिस की बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं? हेपेटाइटिस हम नॉर्मली हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी प्रकार के देखते हैं। हेपेटाइटिस ए की बात करें तो हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण होता है। ये संक्रमित भोजन, कफ, कपड़ों, मल के द्वारा संचरित होता है। और यह ऐसे स्थान पे जहाँ पे स्वास्थ्य के निम्न स्थिति में होते हैं, कि जहाँ पे लोग खाने कमाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और हमारे स्वास्थ्य के प्रति कम ध्यान देते हैं, वह महामारी का रूप ले लेता है यदि यहाँ पे हो जाए तो। हमारी जो कच्ची बस्तियाँ, मलिन बस्तियाँ होती है, गंदी बस्तियाँ, वहाँ पे इनके संक्रमण की संभावना ज़्यादा रहती है। इसका वायरस का यकृत कोशिकाओं को हानि नहीं पहुँचाता, अर्थात इसकी वजह से क्या है? हमारे लीवर में सूजन नहीं होती है। फिर बात करते हैं हेपेटाइटिस बी की। किसकी? हेपेटाइटिस बी की बात करें तो यह हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है, और ये संक्रमित भोजन, रुधिर उत्पाद जैसे हमारे प्लाज्मा या चिकित्सकीय उपकरण संक्रमित रुधिर के संदूषित होने से संचारित होता है। इसके कारण के यकृत कोशिकाओं में सूजन आ जाती है। किसमें आ जाती है? हमारी जो लीवर की कोशिकाएं होती हैं इनमें सूजन आ जाती है।
हेपेटाइटिस के विषाक्त रसायनों अर्थात जो जहरीले रसायन होते हैं, अल्कोहल होता है और कुछ औषधियाँ, इनके विपरीत प्रभाव और गंभीर एमीबिएसिस इनके कारण हो सकता है। तो इसमें हमारे जाके क्या है, लीवर में सूजन आती है और इसी वजह से हमारा जो भयंकर प्रकोप दिखता है वो इसी वजह से दिखता है, हेपेटाइटिस बी के कारण। तो इस तरह हमने जो वायरस के द्वारा होने वाले बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोगों के बारे में देखा। ऐसे तो फिर सारे रोगों को देखेंगे तो कम से कम 1 महीने तक हम केवल वायरस के रोगों को ही बात करते रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको विराम देंगे और विराम देके और आगे जीवाणुओं पे आ जाएंगे। तो अब देखेंगे हम जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग, इंपोर्टेड डिजीज इन्फेक्टेड बाय या कॉज्ड बाय किससे, बैक्टीरिया से। तो बैक्टीरिया का नंबर हम ले लेते हैं। बैक्टीरिया में सबसे पहला रोग लेते हैं हम हैजा का। कौन सा, हैजा। हैजा रोग देखें तो हैजा तेजी से फैलने वाला अतिसारी रोग है। क्या, अतिसारी रोग है। हैजे में क्या होता है, दस्त लग जाते हैं, एक तरह से अतिसार हो जाता है। यह रोग का जो कोलेरा होता है ना, हैजा 5 जीवाणु के कारण होता है। क्या, ये कोलेरा होता है, जो कोलेरा या हैजा क्या है, ये 5 जीवाणु के कारण होता है, जिसे विब्रियो कोमा या विब्रियो कोलेरी भी कहते हैं। ये कोगा नहीं है, कोमा है। ये यहाँ से मैं आपको बताऊं, ये विब्रियो कोमा है। इसको थोड़ा सा मिक्स कर दो, ये कोमा है। ये विब्रियो कोलेरी के कारण होता है। आप इसे वैसे विब्रियो कोलेरी के नाम से भी याद कर सकते हैं। बात करें विब्रियो कोलेरी की, तो ये तीव्र आंत्र में रहता है। ये जीव तीव्र क्या, ये जीव क्या आंतों में रहता है। कहाँ रहता है, आंतों में रहता है। यह संक्रमण संदूषित भोजन और जल के द्वारा होता है। गंदा खाना खाओगे, गंदा पानी पियोगे तो हैजा हो जाएगा। उद्भवन काल की बात करें तो कुछ घंटों से लेकर 2-3 दिनों के अंदर इसका संक्रमण फैल जाता है। गंभीर अतिसार होता है, दस्त लग जाते हैं, वमन आता है, मतलब उल्टियाँ आ जाती है। अचानक प्रारंभ होना इस रोग के लक्षण होते हैं। अर्थात एक ही व्यक्ति हो सकता है वह व्यक्ति प्रेग्नेंट हो, लेकिन यदि सबके ही है तो हो सकता है सबके ही हैजा हो गया हो। बात करें तो मल पदार्थ जल के समान द्रवित हो जाता है। अर्थात ऐसा दस्त लगता है कि जैसे पानी पिया और पानी गए, तो द्रव के समान ही लगेगा। बात करें चावल के पानी के सदृश दिखने लगता है। इस रोग को जल्दी ठीक नहीं करोगे तो निर्जलीकरण, खनिजों की हानि, जो पेशीय ऐंठन, ये घेशीय नहीं है, पेशीय है। ये इसमें भी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, घेशीय नहीं है, पेशीय ऐंठन। अर्थात हमारे जो पेट की जो इस तरह से मरोड़ियाँ चलती है कि ऐंठ जाती है पूरी पूरी पेट ही। मूत्र की कमी, क्योंकि मूत्र कहाँ जाएंगे, सारे के सारे तो टॉयलेट में जाए आप, और इससे हमारे क्या मृत्यु भी हो सकती है। तो यदि इसको समय पर इलाज नहीं किया जाएगा तो शरीर से सारा का सारा पानी निकल जाएगा, खनिजों की हानि हो जाएगी, पेशियों में ऐंठन होगी, मूत्र की कमी हो जाएगी, और इससे यदि सारी कमियां होगी तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अब आवश्यक द्रव और वैद्युत उपकरणों की शीघ्र पुनर्प्राप्ति, जिसे हम क्या कहते हैं, ओआरएस का घोल कहते हैं, या ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी के द्वारा इसको थोड़ा ठीक किया जा सकता है। यदि किसी के ऐसा हो जाए तो सबसे पहले, बाद में डॉक्टर के पास जाना, पहले तो उसको ओआरएस के 2-4 घोल पिलाओ, ताकि उसके शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब जो हमारे खनिज है, उनकी आपूर्ति हो सके, साथ ही साथ जल की आपूर्ति हो सके। तो पहले ये थेरेपी देनी जरूरी है, बाद में डॉक्टर के पास जाना। हैजे की व्यापकता की बात करें, कहाँ कहाँ फैला हैजे की व्यापकता, हमारे देश में मेले, बाढ़ और अन्य जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जब जल आपूर्ति और स्वास्थ्य सुविधाएं अनियंत्रित हो जाती है, उस दौरान ही सब ज़्यादा फैलता है हैजा। अर्थात जब किसी भी एरिया में मेला वेला लगता है, मेले के अंदर, या फिर हमारे कोई बाढ़ वाढ़ आ जाती है, तो उस कारण से क्या है कि हैजे की संभावना ज़्यादा रहती है कि ये फैले। इस रोग की जो रोकथाम की बात करते हैं, इस रोग की रोकथाम के उपायों में उचित सामुदायिक स्वास्थ्य सुविधाएं, व्यक्तिगत स्वच्छता, मतलब आदमी को साफ सुथरा रहना चाहिए, उचित सामुदायिक स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए, अर्थात आसपास में डिस्पेंसरी, डॉक्टर, ये व्यवस्था होनी चाहिए, और उबला हुआ जल और गर्म भोजन लेने की सम्मिलित किया जाना चाहिए। कम से कम खाना तो गर्म करके खा ही सकते हैं। हैजे का टीका क्या महामारी और मेले के घूमने के दौरान उपयोगी होता है। यदि हैजे का टीका आपको लगा हुआ है तो आप बच जाओगे किसमें, महामारी से और मेले में घूमने से। यद्यपि यह लगभग 6 महीने से कम अवधि के लिए प्रतीक्षा रक्षा देता है। एक बार आपने हैजे का टीका लगवा लिया तो 6 महीने तक आप सुरक्षित हो। हैजे से प्रभावित स्थलों और परिवारों में नहीं जाना चाहिए। विब्रियो कॉलेरी की बात करते तो सबसे पहले 1883 में रॉबर्ट कोच के द्वारा ही इसको अलग किया गया। कब, 1883 में, किसने, रॉबर्ट कोच ने। अगले हमारा जीवाणु आता है। जीवाणु की बात क्या करें, बीमारी आती है हमारी कौन सी, निमोनिया। बच्चों को कई बार निमोनिया हो जाता है।
निमोनिया मतलब फेफड़ों का एक गंभीर रोग, फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है। लसीकार म्यूकस एल्वियोलाई एल्वियोलाई ब्रोंकियोल्स इनमें एकत्रित हो जाता है। जो हमारा जीवाणु है ये कहाँ कहाँ में इकट्ठा हो जाएगा, हमारे लसिका तंत्र के अंदर म्यूकस एल्वियोलाई। ये तो आपको पता है एल्वियोलाई का मतलब हमारी जो कुपिकाएँ होती है फेफड़ों के अंदर, जिनसे हमारे क्या गैसों का आदान प्रदान होता है, रक्त से फेफड़ों में और फेफड़ों से रक्त में। ब्रोंकियोल्स मतलब हमारे श्वसनिकाएँ नलिकाएँ होती हैं, उनमें ये हमारे जीवाणु है इकट्ठा हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप फेफड़े जीवन को सारा प्रदान करने के लिए पर्याप्त वायु नहीं कर पाते। अर्थात यदि ये संक्रमण हो जाता है तो जितनी वायु हमें जीवन जीने के लिए चाहिए फेफड़े उनको खींच नहीं पाते, और ये रोग क्या डिप्लोकोकस निमोनिया के कारण होता है। इसके लिए बार बार क्या सांस लेने में सबसे बड़ी दिक्कत आती है यदि ये संक्रमण हो जाता है। तो यह क्या सामान्यतः इन्फ्लुएंजा जैसे अन्य रोगों के संक्रमण के कारण निम्न शारीरिक प्रतिरोधकता के कारण उत्पन्न होता है। क्या ये सामान्यतः इन्फ्लुएंजा जैसे हमने पहला ही रोग इन्फ्लुएंजा देखा था। इन्फ्लुएंजा मतलब जो हमारे सामान्य जुकाम हो जाती है जिसे कहते हैं। अन्य जैसे अन्य रोगों के संक्रमण के कारण क्या शारीरिक प्रतिरोधकता के कारण उत्पन्न होता है। निम्न शारीरिक प्रतिरोधकता मतलब जैसे कई बच्चे क्या होता है कमज़ोर होते हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, जो उनको कहते हैं नरगड़ बच्चे, बिल्कुल थोड़ा सा कुछ हुआ और बीमार हो गए, थोड़ा सा कुछ हुआ और बीमार हो गए। ऐसे बच्चों के अंदर या ऐसे लोगों के अंदर इसकी संभावना ज़्यादा रहती है उसे निमोनिया हो जाए। इस रोग का संक्रमण रोगी के थूक के द्वारा फैलता है। उद्भवन काल की बात करते हैं 1 से 3 दिन तक इसका उद्भवन काल होता है। निमोनिया वृद्ध लोगों में सामान्य रूप से पाया जाता है। वृद्ध लोगों में सामान्य रूप से हमारा निमोनिया हो सकता है। फिर बात करते हैं मोती जरा, जिसे हम क्या कहते हैं टाइफाइड भी कहते हैं। बात करें टाइफाइड की बात करें तो मोती जरा का लाक्षणिक गुण होता है स्थायी बुखार, अर्थात इसमें लगातार बुखार चढ़ा ही रहता है, उतरता नहीं है इसमें। यह रोग क्या सलाखों के समान जो चलायमान जीवाणु होते हैं, सलाखे तो समझते हैं जैसे रोड जीवाणु भी कई तरह के होते हैं आकृति में। जैसे ये एक जीवाणु क्या होते हैं ऐसे होते हैं जिसमें क्या रोड की तरह होते हैं, मतलब लंबे 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 होते हैं जीवाणु। तो उस तरह का जीवाणु है ये चलायमान जीवाणु। इसमें पूंछ भी होती है, मैंने पूंछ भी बनाई इसके, तो ये पूंछ होती है और जैसे मान लो इसका एक केंद्रक है तो ये आगे बढ़ता रहता है पूंछ की सहायता से, चलायमान है, ये रुकता नहीं है। साल्मोनेला टाइफी नाम के जो जीवाणु होता है उसकी वजह से ये होता है। किसकी वजह से होता है? साल्मोनेला टाइफी के कारण ये होता है। ये जीव कहाँ रहेगा? हमारे आंत्र में रहता है और आंतरिक भित्ति को चोटग्रस्त कर देता है। ये आंतों में रहता है और आंतों को क्या नुकसान पहुंचाता है। यह रोग किसकी वजह से होता है? संदूषित भोजन मतलब गंदा खाना खाने की वजह से और गंदा पानी पीने की वजह से फैलता है। रोगी के जो आंतरिक विसर्जन है उनसे में ये परजीवी पाए जाते हैं। हाँ, रोगी के जो आंतरिक विसर्जन होते हैं उनमें परजीवी पाए जाते हैं। उद्भवन काल की बात करें तो 1 से 3 सप्ताह और औसतन 2 सप्ताह का होता है नॉर्मली, कि 2 सप्ताह में रोगी का पता चल जाता है कि भैया ये वाला रोगी है, इससे दूर रहना है। टाइफाइड में इस रोग के रोकथाम के उपायों में उचित सामुदायिक स्वास्थ्य होना चाहिए, आपूर्तित जल का छानना चाहिए, मतलब जो हमें पानी ला रहे हैं पीने के लिए उसको छान के पीना चाहिए। मक्खियों के द्वारा संदूषित भोजन करने से बचना चाहिए। कैसे खाने से बचना चाहिए? जहाँ मक्खियाँ हो हमारा ठेले वाला खाना नहीं खाना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है कि इनको विशेष ध्यान दिया जाता है। बात करें प्राकृतिक आपदाओं की, प्राकृतिक आपदाओं जिसमें बाढ़, चक्रवात इस रोग की व्यापकता और महापानी के कारण बन सकते हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखें, उन जगह से जाने से बचना चाहिए। मोती जरा टाइफाइड का लगभग 3 सालों के लिए प्रतिरक्षा प्रदान करती है। यदि मोती जरा टाइफाइड का टीका लगवा दिया जाए तो लगभग 3 साल तक उसको ये रोग नहीं होगा। बात करें हमारे जॉर्ज फर्नांड आई विडाल, नाम ही विडाल टेस्ट की बात करें तो 1896 में मोती जरा टाइफाइड के टेस्ट के लिए विडाल टेस्ट की इन्होंने युक्ति बताई थी कि किसी भी व्यक्ति को टाइफाइड है या नहीं, इसके लिए हमने विडाल टेस्ट की बात की थी। तो परीक्षा में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विडाल टेस्ट क्या है तो टाइफाइड को चेक करने का एक टेस्ट है, जांच करने का तरीका है। अब हम बात करें टिटनेस, जिसको लॉक जॉ कहते हैं, अर्थात जिसमें जबड़ा लॉक हो जाता है। टिटनेस ये एवाईवीए बैसिलस क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी के द्वारा होने वाला रोग है। तो एवाईवीए का मतलब इस शरीर के अंदर चल जाता है, इसको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो किसके कारण होता है? क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी के कारण होता है। ये आप याद रखेंगे, इसको मैंने डार्क करना भूल गया लेकिन आपको याद रखना क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी जो ये है उसके कारण ये होता है। बैसिलस क्या है? जो जीवाणु क्या बैसिलस है, बैसल है मतलब लंबा जीवाणु है। ये चोट या जले हुए भाग या अनुचित रूप से जीवाणु विहीन किए गए सले
चिकित्सकीय उपकरणों का उपयोग करने पर शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो बात करें कैसे जाएगा हमारे शरीर में, ये क्या कहीं चोट लग जाती है, हमारे कहीं कोई भाग जल जाता है, या फिर हमारे कोई ऑपरेशन कर रहे हैं डॉक्टर साहब उठाए और हमारे ऐसे उपकरणों का काम में ले लिया जिसको हमने जो जीवाणु विहीन नहीं किया, मतलब स्टरलाइज नहीं किया, ऐसे उपकरणों से सीधा ऑपरेशन कर दिया, तो ठीक होने के बजाय हमारे जो टिटनेस रोग होने की संभावना बढ़ती है। तो सही होने के बजाय वो ज़्यादा बीमार कर रहे हैं, ऐसे डॉक्टरों से भी बचना चाहिए। उद्भवन की बात करें तो ये रोग होने के बाद कितने दिन में, 4 दिनों से 3 सप्ताह के अंदर शरीर में दिखना शुरू कर देगा टिटनेस। टिटनेस के परिणाम स्वरूप पेशी गठन और लकवा हो जाता है, मतलब मरोड़ियाँ चलती है, लकवा होने का खतरा रहता है, जो कि हमारे जबड़े और गर्दन की पेशियों में ज़्यादा होता है। यहीं से शुरुआत होती है, हमारे मुंह खोलने में दिक्कत रहती है, गला ऐसे लगता है जैसे किसी ने जकड़ लिया हो, गर्दन की पेशियाँ ऐसे सिकुड़ी सिकुड़ी सी लगती है, या हमें सांस लेने में भी ऐसा लगता है जैसे कोई दर्द हो रहा हो। इसी कारण रोग का नाम हमें इसका नाम क्या रखा, जॉ लॉक, ये लॉक जो का मतलब जबड़ा लॉक कर दिया जाए। यह रोग क्या प्राय मृत्युकारी होता है, एक बार हो जाए ठीक तरह से संक्रमण हो गया तो मर के ही मानता है। टिटनेस के जीव बिना किसी नुकसान के घोड़ों और अन्य जंतुओं के आंत्र में रहते हैं। तो वैसे नॉर्मली रहते कहाँ, घोड़े और जो दूसरे जानवर होते हैं जिनके आंतों में रहते, इसलिए इसके बीजाणुओं के जंतु मलयुक्त मृदा में प्रचुरता में पाए जाते हैं। अर्थात जब ये घोड़े अपनी लीद करते हैं, अर्थात जो इनका गोबर होता है, लीद कहेंगे जिसे, तो उसकी कारण क्या मिट्टी के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा फैल जाते हैं। ये बीजाणु सड़क और गलियों की धूप में भी उपस्थित रहते हैं। जो गलियाँ होती है, गलियों की जो धूल है उसमें भी क्या उपस्थित रहते हैं। क्यों? क्योंकि जंतु क्या इन स्थानों से गुजरते रहते हैं और मल पदार्थ को वहीं पे छोड़ते रहते हैं, इसलिए शायद शहरों के अंदर इन जानवरों को बैन कर रहे हैं धीरे धीरे। बात करें हम बीजाणु के संदूषित मृदा में 60 से अधिक वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। एक बार मिट्टी में आ गए तो 60 साल तक जिंदा ही रहेंगे। चोटग्रस्त भाग के द्वारा प्रवेश करने पर यह बीजाणु सक्रिय बीजाणु को मुक्त करते हैं। क्या चोटग्रस्त भाग के द्वारा यदि हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे तो ये बीजाणु क्या करें, सक्रिय बीजाणु को मुक्त कर देंगे और ये नए रोग को उत्पन्न करेंगे शरीर के अंदर। बात करें किसी सड़क दुर्घटना में चोटग्रस्त होने या कट जाने की स्थिति में इन भागों का सड़क की धूल या फिर जंतु मल से संदूषित होने पर टिटनेस टॉक्साइड इंजेक्शन लेने की सलाह दी जाती है। कि जैसे किसी को लग गई तो उसको कहते हैं कि भैया बाद में बात करना, पहले टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लो तुम, और ये इससे क्या होता है, टिटनेस की रोकथाम होती है। हम सभी में इस खतरनाक रोग के प्रति सुरक्षित रोकथाम वाले उपायों के रूप में टॉक्साइड प्रतिरक्षण पाया जाना चाहिए। टिटनेस टॉक्साइड सक्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करता है। एंटी टिटनेस सीरम जिसे ATS कहते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। वर्तमान समय में देखें तो नवजात बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी, जिसको और पर्टुसिस और टिटनेस, तो 3 तरह का बीमारी होती है, उनका एक ही टीका दे दिया जाता है, जैसे DDT का टीका या त्रिक टीका भी कहते हैं, जिसमें और आपसे यदि परीक्षा में पूछ लिया DDT का टीका मतलब क्या, D से मतलब हमारा डिप्थीरिया, दूसरे D का मतलब काली खांसी, और तीसरा टी का मतलब होता है टिटनेस। हमारे तीनों बीमारी एक ही टीके में समाप्त। अब आती है हमारे डिप्थीरिया। जब डिप्थीरिया की बात कर ली तो डिप्थीरिया को बात करेंगे इसमें। डिप्थीरिया क्या हमारे 2 से 5 वर्ष के बच्चों को होने वाला एक गंभीर रोग होता है। इसको होता है 2 से 5 वर्ष के बच्चों को होने वाला एक गंभीर रोग है। ये वयस्कों पर भी आक्रमण कर देता है, ऐसा नहीं बच्चों पर ही करता है, बड़ों को भी अपने लपेटे में ले लेगा। इस रोग में महामारी के रूप में फैलने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। क्या होता है, यह रोग ऐसा चांस है कि महामारी का रूप ले ले। यह रोग क्या सलाखों के समान जो आकृति वाले जो कोरोनीबैक्टीरियम डिप्थेरिया नामक जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो आप याद रखेंगे जीवाणु का नाम कोरोनीबैक्टीरियम डिप्थेरिया, इन जीवाणुओं की वजह से होता है कौन सा, डिप्थीरिया रोग। और ये सलाखों के समान होते हैं, लंबे लंबे पतले पतले। ये सामान्यतः नाक, गले और टॉन्सिल्स, जो हमारे टॉन्सिल्स होते हैं, पैरोटिड ग्रंथियां, उनकी जो म्यूकस झिल्ली होती है, इन पर आक्रमण करते हैं। इन प्रभावित भागों में से एक अर्ध ठोस पदार्थ बाहर निकलता है और इनके ऊपर दृढ़ झिल्ली का निर्माण करता है। जो हमारे ये जीव इनके ऊपर क्या करता है, दृढ़ झिल्ली का निर्माण करता है। ये वायु मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। ये क्या करता है, वायु मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, सांस लेने में दिक्कत आती है। दीर्घ स्थायी परिस्थितियों में गले की शल्य चिकित्सा की जरूरत पड़ती है
ऐसा भी कई बार ज़रूरत पड़ जाए कि गले का ऑपरेशन भी कराना पड़े। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर क्या करता है, एक बहुत बड़ी झिल्ली बना देता है। जीवाणु क्या करता है, हृदय पर आक्रमण करके उसे मृत्युकारी हृदय अवरोध उत्पन्न कर सकता है। कैसा कर सकता है कि हार्ट अटैक ही आ जाए। यह रोग के प्रभावित भागों से निकले पदार्थों के द्वारा फैलता है, जैसे हमारे बूंद बूंद से संक्रमण, अर्थात जो संक्रमित व्यक्ति से यदि दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आ जाएगा तो उसके भी हो जाएगा। 2 से 5 दिनों का इसका उद्भवन काल होता है। 2 से 5 दिनों में साफ साफ पता लग जाएगा कि किससे किसको क्या हो रहा है। डिप्थीरिया की बात करें तो डिप्थीरिया प्रतिवर्ष प्रति विष पीड़ित व्यक्ति में संक्रमण को नष्ट कर देता है। क्या पीड़ित व्यक्ति होता है उसमें संक्रमण को नष्ट कर देता है। प्रतिविष का मतलब होता है जिसको एंटीबॉडीज कहते हैं, या फिर आप मान लो कि हमारी वैक्सीन्स मान लीजिए प्रतिविष। ये क्या कहते हैं, डिप्थीरिया प्रतिविष क्या है, पीड़ित व्यक्ति में संक्रमण को नष्ट कर देता है यदि इसके लक्षणों के प्रकट होने के 24 घंटे के पूर्णतः न दिया जाए। इस रोग के लक्षणों में त्याज्य ज्वर, गले के पार अंदर के कारण श्वसन में परेशानी होना, इस तरह के कारण होते हैं। तो वही है, डिप्थीरिया के अंदर क्या होगा कि सामान्यतः त्याज्य ज्वर होता है, बहुत भयंकर बुखार आ जाएगा, गले के पार अंदर की तरफ सांस लेने में दिक्कत आएगी। तो इस तरह की बीमारी के लक्षण होते हैं। यदि समय से टीका ले लिया जाएगा डिप्थीरिया का तो आप ठीक हो जाओगे। 24 घंटे की बात करें, 24 घंटे के बाद प्रतिविष प्रभावी नहीं रहता। हम यही कह रहे हैं 24 घंटे के अंदर अंदर दे दिया ना तो आपको ये ठीक हो सकता है। बच्चों की बात करें तो बच्चों को जॉगजा प्रथम 6 सप्ताह के अंदर डीपीटी का टीका प्रतिरक्षी टीके के द्वारा प्रतिरक्षी कर देना चाहिए, जिससे जो प्रतिरक्षा और प्रभावी शीक परीक्षण, जो शीक टेस्ट है, इसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, जो प्रशिक्षा की जो प्रतिरक्षा है तो हमारे शीक टेस्ट है, इसके द्वारा पता लगाया जाता है। तो वही बात है, हम तो ये जानते हैं कि 6 सप्ताह के अंदर बच्चा जन्म लेता है, 6 सप्ताह के अंदर डीपीटी का टीका, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस तीनों का टीका एक साथ लगा देना चाहिए ताकि बच्चे ठीक रहे, बच्चों में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और एक प्रतिविष का टीका है तो ये प्रतिविष भी हमें 24 घंटे के अंदर दे देंगे तो डिप्थीरिया रोग की समस्या कम ही रहेगी। फिर आती है हमारी अगली समस्या का नाम है कुक्कर खांसी, जिसे पर्टुसिस कहते हैं। वूफिंग कफ, खांसते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कुत्ता खांस रहा है, लेकिन आता कुछ नहीं, कफ नहीं आता इसके अंदर, बस खांसते रहो, तो ऐसे पर्टुसिस भी कहते हैं। और ये होता किसको है, बच्चों को, मुख्यतः बच्चों का होने वाला रोग है। ये सामान्यतः बड़े बच्चों में अधिक घातक नहीं होता, जैसे बड़े बड़े बच्चे होते हैं उनमें तो घातक नहीं होता, लेकिन नवजात में हो जाए तो प्राण घातक होता है कि सांस लेने में वो इस तरह वो खांसते हैं कि जैसे कोई कुत्ते खांस रहे हैं, और ऐसे लगता है जैसे सूखी खांसी आ रही है। तो नाम में भी इसमें कुकर खांसी, कुकर का मतलब कुत्ता ही होता है, वैसे कुत्ते खांस रहे हैं, जैसे कुत्ते भौंक रहे हैं, जो कि हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। बोर्डिटेला जो पर्टुसिस नामक जो बैक्टीरिया होता है, जीवाणु, तो उसकी वजह से फैलता है। ये सीधे संपर्क, छींक, खांसी, इनकी वजह से आगे फैलता है। उद्भवन की बात करें तो उद्भवन काल इसका 10 से 16 दिन का होता है। 16 दिन के अंदर, 10 से 16 दिन के अंदर रोगी में इसके लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे। ज्वर, तीव्र खांसी, वमन और खांसने पर जो खूब की आवाज़ आती है, जैसे ऐसी आवाज़ आती है, इस रोग के सामान्य इसके लक्षण होते हैं। म्यूकस के जमा हो जाने से बच्चे जोर जोर से हाँफते रहते हैं, क्योंकि इसमें क्या, सीने में म्यूकस या जो हमारा कफ है वो जमा हो जाएगा, लेकिन वो बाहर नहीं निकलेगा। डीपीटी का टीका इस रोग के प्रति आपको इम्यूनिटी दे देगा, इसीलिए टाइम से लगवा लेना चाहिए। फिर आता हमारा टीबी। टीबी को हम कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस। ये वो टीबी नहीं है जो हम टीबी देखते हैं, इसको सामान्यतः टीबी कहते हैं। ये क्या एक घातक रोग है। हमारे देश में हर साल 5 लाख लोग इस बीमारी से मरते हैं। सामान्यतः गरीब लोगों को ज़्यादा होती है, जो तंग, सकरे और बंद आवासों में रहते हैं, अर्थात जहाँ पे रहने के लिए ठीक से जगह नहीं होती, वहाँ पे क्या टीबी हो जाती है। यह रोग क्या, छड़ाकार जो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसके द्वारा होता है, जो सामान्यतः फेफड़ों पर आक्रमण करता है, लेकिन यह शरीर के दूसरे अंगों को भी प्रभावित कर सकता है। ऐसा नहीं केवल फेफड़े ही खराब होंगे, इससे और भी अंग खराब हो सकते हैं, जिसमें क्या दिमाग भी शामिल होता है। बैक्टीरिया हमारा ट्यूबरकुलिन नामक जो विष उत्पन्न करता है, ये जो बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस वाला माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये क्या करता है, ट्यूबरकुलिन नामक एक विष उत्पन्न करता है। इससे क्या, ज्वर, खांसी, रक्तयुक्त बलगम, अर्थात जब खांस आते हो तो बलगम के साथ ब्लड आता है, सीने में दर्द, वजन में कमी, इस रोग के लक्षण होते हैं। सामान्यतः टीबी क्या निदान योग्य होता है, अर्थात इसका इलाज हो सकता है।
प्रारंभिक अवस्था में उपचार कराने पर अच्छे परिणाम मिल जाएंगे, बाद में कराओगे तो दिक्कत आएगी। इसके लिए दवा, आराम, अच्छा वजन और स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें जरूरी है यदि टीबी से इलाज पाना है। फिर आते हैं, बात करें बीसीजी का जो टीका होता है ट्यूबरकुलोसिस के प्रति पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है, परंतु इसका उपयोग नियंत्रण अन्य उपायों को प्रतिस्थापित करने की अपेक्षा एक पूरक उपाय के रूप में किया जाता है। 24 मार्च को हम टीबी दिवस के रूप में मनाते हैं और 2025 को हमने क्या माना है, 2025 को माना है कि भारत को कैसे भी करके हमें टीबी मुक्त करना है, अर्थात हमारे पास यहाँ एक भी पेशेंट नहीं होना चाहिए टीबी। और इसके लिए भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं और ये वाला सवाल भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगले लेक्चर में, अगले 2 लेक्चर के अंदर हम इस रोगों वाले जो चैप्टर है इसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि लेक्चर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।